हेलो नमस्कार, मैं हूं रामनिवास जाखड़। क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 4th के पार्ट 3rd के इस वीडियो में आज हम अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में वो विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व पार्ट के वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पूर्व वो अवश्य देखें। और हाँ, इस वीडियो के अंत में एक अभ्यास कार्य का वो सेट दिया गया है। उस सेट का स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलें और उसका अभ्यास कार्य वो अवश्य करें। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया उसके वेग या दर को वो अनेक कारक वो प्रभावित करते हैं और उन कारकों की कड़ी के अंदर पहला जो कारक है वो अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा जो कारक है वो ताप का प्रभाव, तीसरा कारक है उत्प्रेरक का प्रभाव और चौथा कारक है अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल अर्थात उनका सरफेस एरिया और पांचवा जो कारक है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है वो अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति। इस वीडियो के अंदर है वो अपन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले इन सभी कारकों का एक एक करके है वो विस्तृत रूप से है वो अध्ययन करेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अर्थात उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की कड़ी के अंदर पहला जो कारक है वो अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके वेग को प्रभावित करती है। अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया है उसका वेग बढ़ेगा और अभिकारकों की सांद्रता है वो कम करेंगे तो अभिक्रिया उसका वेग है वो घटेगा। इसको इस उदाहरण की सहायता से है वो समझते हैं। माना ये एक अभिक्रिया है जिसमें ए और बी दो अभिकारक हैं और ये दोनों अभिकारक पदार्थ है वो आपस में क्रिया करके है वो प्रोडक्ट यानी उत्पाद है वो बना रहे हैं। यहाँ पे ये जो ए अभिकारक है और बी अभिकारक है, माना इनकी प्रारंभिक सांद्रता है वो 20-20 मोल है और ये 20-20 मोल है वो आपस में क्रिया करके है वो अभिक्रिया है उसको संपन्न कराएंगे। अब यहाँ पे जैसे इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक ए और बी है, इनकी सांद्रता को है वो बढ़ाकर है वो अपन है वो 40-40 मोल कर देते हैं। तो यहाँ पे है वो अभिकारकों की संख्या के अंदर वृद्धि हुई, कणों की संख्या में वृद्धि होगी। कणों की संख्या में वृद्धि होगी तो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है इसमें ए और बी अभिकारक जो पदार्थ हैं, इन ए और बी अभिकारक पदार्थ है इनके बीच में है वो टक्करें बढ़ जाएंगी। क्या बढ़ जाएंगी? टक्कर बढ़ेंगी। और टक्कर बढ़ेंगी तो इनको एक न्यूनतम ऊर्जा है वो मिल जाएगी और वह न्यूनतम ऊर्जा है वो इनको उत्पाद के अंदर है वो परिवर्तित होने में सक्षम कराएगी। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जब अभिक्रिया है उसमें अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो कणों की संख्या में वृद्धि होगी। कणों की संख्या में वृद्धि होगी तो कणों के अंदर है वो अधिक टक्कर होगी तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया उसका वेग है वो भी बढ़ेगा। इसको एक सामान्य उदाहरण के रूप में है वो समझते हैं कि एक शादी का प्रोग्राम था और इस शादी के प्रोग्राम के अंदर वो मिठाई के विभिन्न काउंटर है वो लगे हुए थे और वहाँ पे है वो एक काउंटर था रसगुल्लों का काउंटर। इस रसगुल्ले के काउंटर के ऊपर वो लोगों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी होगी। जैसे पहले है वो 20 लोग है वो यहाँ पे रसगुल्ला है वो खा रहे थे, अचानक है वो वहाँ पे है वो 140 व्यक्ति है वो रसगुल्ला खाने के लिए पहुँच गए। तो यहाँ पे जो इस काउंटर है, इस काउंटर पे जो रसगुल्ले हैं उन रसगुल्लों के ख़त्म होने की दर है वो बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार से जब रासायनिक अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया है उसका वेग है वो बढ़ जाएगा। क्लास 11th है, उस क्लास 11th में अपन ने एक नियम पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन।
अर्थात द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। इस नियम को सन 1867 के अंदर सीएम गुल्डबर्ग और पी वागे है, इन दो वैज्ञानिकों ने है वो दिया था, जो यह दर्शाता है कि अभिकारकों की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया की दर या जो वेग है वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक्टिव मास है, इसका मतलब होता है कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ के जो मोलों की प्रभावी संख्या है उसको है वो उस पदार्थ है उसका है वो सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। गुल्डबर्ग एवं वागे के नियम के अनुसार भी अभिकारकों की सांद्रता है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। अगर सांद्रता बढ़ाएंगे अभिकारकों की तो कणों की संख्या में वृद्धि होगी, कणों की संख्या में वृद्धि होगी तो कणों के मध्य है वो टक्कर बढ़ेंगी। इसको अपन कोलेजन थ्योरी जो संघट्टवाद सिद्धांत है उसमें और अधिक है वो अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की दर अर्थात वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की कड़ी के अंदर दूसरा कारक है ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर है वो रासायनिक अभिक्रिया है उसका वेग बढ़ेगा, और ताप कम करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो कम होगा। इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे मान लो ये अपने पास में है वो एक पात्र है और इस पात्र के अंदर अभिकारक ए और बी है। पात्र में जो उपस्थित जो अभिकारक है इनको गर्म किया जा रहा है, यानी यहाँ पे ऊष्मा है वो दी जा रही है। तो ऊष्मा देने पर है वो अभिकारक पदार्थ ए और बी है, इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो सक्रियत अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। कौन से अणुओं की संख्या? सक्रियत अणुओं की संख्या है उसके अंदर है वो वृद्धि होगी, और सक्रियत अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी तो अभिकारक पदार्थ है उनके उत्पाद में परिवर्तित होने की दर है वो बढ़ जाएगी। सक्रियत अणु है वो वे अणु होते हैं जो उत्पाद के अंदर है वो परिवर्तित होने में है वो सक्षम होते हैं। तो ताप का प्रभाव है वो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके वेग को प्रभावित करता है। एक सामान्य प्रसरण के अनुसार यदि अभिक्रिया मिश्रण है उसका ताप वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया है उसका वेग है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से यदि अभिक्रिया मिश्रण का 25 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग है वो लगभग 45 गुना बढ़ जाता है। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को है वो ये 2 उदाहरण हैं, इन दोनों उदाहरणों की सहायता से और अधिक गहनता से समझते हैं। ये दोनों उदाहरण ये दर्शाते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया है उसका वेग बढ़ता है और ताप करने पर है वो अभिक्रिया है उसका वेग है वो कम होता है। एक यौगिक है जिसका नाम है N2O5। N2O5 यदि इस N2O5 को 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस ताप के ऊपर गर्म किया जाता है तो इस N2O5 की आधी मात्रा, कितनी मात्रा? आधी मात्रा के अपघटन होने में है वो 10 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है? 10 दिन का। यानी N2O5 है इसको अगर 273 केल्विन ताप के ऊपर है वो गर्म करेंगे तो उसकी आधी मात्रा है उसके वियोजन होने में है वो 10 दिन का समय लगता है। यदि इस ताप को बढ़ाकर है वो 298 केल्विन अर्थात वो 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो ये N2O5 है इसकी आधी मात्रा है वो 5 घंटे में ही वियोजित हो जाती है। और अगर ताप है उसको और अधिक बढ़ाकर अपन 50 डिग्री सेल्सियस कर दें
तो ये N2O5 है, इसकी आधी मात्रा है उसको वियोजित होने के अंदर है वो मात्रा है वो 12 मिनट का समय लगता है, जो यह दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को अगर ताप देंगे तो अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट व ऑक्जेलिक अम्ल के मिश्रण में पोटेशियम परमैंगनेट का विरंजन उच्च ताप पर है वो शीघ्रता से हो जाता है। ये जो दोनों उदाहरण हैं वो ये दर्शाते हैं, ये सिद्ध करते हैं कि अभिक्रिया है उसके वेग के ऊपर है वो ताप है उसका प्रभाव है वो पड़ता है। और अपन ने अभी ये जाना कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग है वो 2 गुना है वो बढ़ जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है। और इसी प्रकार से अगर अभिक्रिया मिश्रण है उसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया है उसका वेग है वो 45 गुना तक वो बढ़ जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की कड़ी में अगला कारक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक है वो भी रासायनिक अभिक्रिया उसके वेग को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक है वो अनेक प्रकार के होते हैं। एक जो उत्प्रेरक है वो यहाँ पे होता है धनात्मक उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक? धनात्मक उत्प्रेरक। और एक उत्प्रेरक होता है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। धनात्मक उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया उसके वेग को बढ़ा देता है, जबकि ये जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है ये अभिक्रिया है उसके वेग को कम कर देता है। तो अभी अपन ने सामान्य रूप से ये जाना कि उत्प्रेरक में जो धनात्मक उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया है उसके वेग को कम कर देता है। क्या उत्प्रेरक के बारे में जाने तो सामान्य भाषा में ये कहा जा सकता है कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर मीडिएटर बिचौलिया का काम करता है। जैसे शादी ब्याह के अंदर मीडिएटर जो बिचौलिया होता है वो क्या करता है कि 2 अनजान घरों को आपस में जोड़कर है वो शादी संपन्न करा देता है। इसी प्रकार से है वो उत्प्रेरक है वो क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर है वो स्वयं परिवर्तित हुए बिना अभिक्रिया है उसकी सक्रियण जो ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा, उसको है वो कम कर देता है और कम करने से अभिक्रिया है उसका वेग है वो बढ़ जाता है। सक्रियण ऊर्जा से तात्पर्य वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक पदार्थ है उसको उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक है। सक्रियण ऊर्जा है इसको अंग्रेजी के अंदर EA अर्थात एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। और यह वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी अभिकारक पदार्थ है उसको उत्पाद के अंदर परिवर्तित करने के लिए सक्षम होती है। तो यहाँ पे उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक? जो धनात्मक उत्प्रेरक है, अगर उसको अभिक्रिया के अंदर है वो मिलाएंगे तो वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करेंगे तो वो अभिक्रिया उसके वेग को कम कर देगा। उत्प्रेरक के प्रभाव को है वो इस उदाहरण की सहायता से समझते हैं। पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3, जब इस KClO3 का ताप अपघटन किया जाता है तो ये बहुत ही धीमे धीमे होता है और यहाँ पे जो बनने वाले जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा भी कम बनती है। परंतु जब इस KClO3 है इसको है वो MnO2 की उपस्थिति के अंदर है वो गर्म किया जाता है तो यह शीघ्रता से कम ताप के ऊपर ही पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन के अंदर है वो टूट जाता है। इस अभिक्रिया में MnO2 है वो उत्प्रेरक का काम करता है। ये क्या करता है? अभिक्रिया उसमें सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है और अभिक्रिया है उसके वेग को बढ़ाकर उसको जल्दी संपन्न करा देता है। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं जिससे है वो उत्प्रेरक का प्रभाव है वो और अधिक है वो क्लियर होगा। एथिल एसीटेट CH3COO2H5, जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो वह बहुत ही धीमी गति से है वो होता है।
परंतु जब इसका जल अपघटन तनु अम्ल की उपस्थिति में, कौन से अम्ल की उपस्थिति में? तनु अम्ल है उसकी उपस्थिति में किया जाता है, तो यह शीघ्रता से एसिटिक अम्ल एवं एथेनॉल के अंदर है वो वियोजित हो जाता है। यानी यहाँ पे इस अभिक्रिया के अंदर जो तनु अम्ल है वो एज ए उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? अभिक्रिया उसकी सक्रियण ऊर्जा को कम कर रहा है, और कम करके है वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और बढ़ाकर है वह अभिक्रिया उसको जल्दी संपन्न करा देता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अभिक्रिया के अंदर जिस प्रकार का उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाएगा वह उसी प्रकार से है वो अपने रासायनिक अभिक्रिया के अंदर प्रभाव दिखाएगा। जैसे अगर धनात्मक उत्प्रेरक काम लेंगे तो वो अभिक्रिया उसके वेग को बढ़ाएगा, और अगर यहाँ पे है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक लेंगे तो वो अभिक्रिया उसके वेग को कम करेगा। सक्रियण ऊर्जा पर उत्प्रेरक का प्रभाव, ये जो आलेख है सक्रियण ऊर्जा है उस पर उत्प्रेरक के प्रभाव है उसको दर्शाता है। इस आलेख है इसके अंदर है वो दो आलेख हैं। ये जो आलेख है वो आलेख फर्स्ट है, और ये जो नीचे वाला है ये सेकंड आलेख है। फर्स्ट जो आलेख है वो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया की स्थिति को दर्शाता है, जबकि जो आलेख सेकंड है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर है वो अभिक्रिया है उसकी स्थिति है उसको दर्शाता है। माना गया है कि ये ए और बी अभिकारक पदार्थ हैं, और ये ए और बी अभिकारक पदार्थ हैं। इनको उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए यहाँ पे इतनी है वो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परंतु जब इस अभिक्रिया के अंदर है वो उत्प्रेरक को मिला दिया जाता है तो उत्प्रेरक है वो यहाँ पे क्या करता है कि इस सक्रियण ऊर्जा को है वो घटाकर है वो यहाँ तक है वो ले आता है। यानी इतनी जो सक्रियण ऊर्जा है उसको है वो कम कर देता है, और सक्रियण ऊर्जा को कम करने से यहाँ पे जो उत्प्रेरक है इसकी उपस्थिति में है वो अभिकारक है वो जल्दी बन जाता है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा के कम होने से अभिक्रिया है उसके वेग है उसकी दर है वो बढ़ जाती है। ये जो आलेख फर्स्ट है इससे स्पष्ट होता है कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए है वो अधिक सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि ये जो आलेख सेकंड है वो ये स्पष्ट करता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए इस प्रोडक्ट के अंदर परिवर्तित होने के लिए कम सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पे इस अभिक्रिया के अंदर है वो उत्प्रेरक को मिलाने पर उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया है उसके अंदर है वो सक्रियण ऊर्जा है उसको कम कर देता है, और सक्रियण ऊर्जा को कम करने से अभिक्रिया है उसका वेग बढ़ जाता है, और अभिकारक वो शीघ्रता से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इस आलेख से स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया है उसके वेग पर है वो उत्प्रेरक है उसका है वो अधिक प्रभाव पड़ता है। उत्प्रेरक है वो भी रासायनिक अभिक्रिया उसके वेग को प्रभावित करता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर अर्थात वेग को अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल है वो भी प्रभावित करता है। इसको इस प्रकार से है वो समझते हैं, जैसे मेरे पास में ये एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, और ये लकड़ी के है वो छोटे छोटे है वो टुकड़े। अब इनको जलाया जाता है तो जलाने पर है वो बड़ा टुकड़ा जल्दी जलेगा कि छोटे टुकड़े? जाहिर है कि छोटे टुकड़े है वो जल्दी जलेंगे, क्योंकि इसका सतही क्षेत्रफल है वो अधिक होता है। दूसरा उदाहरण है वो देखते हैं कि ये मेरे पास में है वो दो पात्र हैं, और दोनों पात्रों के अंदर है वो 100 ml है वो पानी मिला हुआ है, और इन दोनों पात्रों के अंदर है वो मैं 50 ग्राम है वो गुड़, कितना ग्राम? 50 ग्राम है वो गुड़ घोल रहा हूँ।
मिलाता हूँ। पहले वाला जो पात्र है यानी ये जो पात्र ए है, इस पात्र के अंदर मैं गुड़ का पूरा है वो एक पीस है वो इसके अंदर है वो डालता हूँ। और दूसरा जो पात्र ये जो बी है इसके अंदर है वो मैं गुड़ है उसके छोटे छोटे टुकड़े यानी उसका चूर्ण करके है वो इस गिलास में है वो डाल रहा हूँ। देखिए दोनों पात्रों में से है वो कौन सा गुड़ है वो जल्दी घुलेगा। जाहिर है कि दूसरा जो पात्र बी वाला है वो गुड़ है वो जल्दी घुलेगा, क्योंकि उसका है वो सतही क्षेत्रफल है वो अधिक है, जिससे वो जल के कणों के संपर्क में अधिक आएगा और जल्दी घुल जाएगा। इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों का जो सतही क्षेत्रफल है वो भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। यदि अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल अधिक होगा तो अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग उसके कणों के आकार पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से अभिकारक पदार्थ के सूक्ष्म होने पर उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की कड़ी में पांचवा कारक है अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति। अभिक्रिया के वेग को अभिकारक एवं उत्पादों की प्रकृति अर्थात नेचर भी प्रभावित करती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया है उसे रासायनिक अभिक्रिया के अंदर है वो पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का है वो निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर है वो भिन्न भिन्न अभिकारक भाग लेते हैं, और जो भिन्न भिन्न अभिकारक हैं उनकी प्रत्येक की जो बॉन्ड एनर्जी आबंध ऊर्जा है वो भी अलग अलग होती है। इसलिए अभिकारक है या जो बनने वाला जो उत्पाद है उसकी प्रकृति भी रासायनिक अभिक्रिया उसके वेग को प्रभावित करती है। उदाहरण लेते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण है वो शीघ्रता से हो जाता है, परंतु जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है वो ऑक्सीकरण है वो बहुत ही धीमी गति से मंद गति से होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों जो अभिकारक हैं इन दोनों अभिकारकों की प्रकृति है वो एक दूसरे से है वो भिन्न भिन्न है। इसलिए अभिकारक एवं उत्पादों की प्रकृति है वो भी रासायनिक अभिक्रिया उसके वेग को प्रभावित करती है। आशा है कि आपने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को आसानी से गहनता से समझ लिया। यदि हाँ तो चैनल रामनिवास जाखड़ को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक दोस्तों तक का वो शेयर करें। अगले पार्ट के वीडियो को देखने तक ये एक अभ्यास कार्य का सेट दिया गया है। इस अभ्यास कार्य के सेट को है वो स्क्रीनशॉट लीजिए और है वो इसको है वो हल करने का प्रयास कीजिए, इन्हें याद करने का प्रयास कीजिए। ये सारे के सारे है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इस पेज का भी है वो स्क्रीनशॉट लीजिए और ये सारे के सारे 10 प्रश्न हैं, इनको हल करने का प्रयास कीजिए। थैंक्स।